वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उसका आंतरिक भाग है, उसकी वास्तविक स्थिति और उसकी जो बनावट है, उसके विषय में सही जानकारी प्राप्त करना, अगर हम कहें असंभव नहीं है तो कठिन बहुत है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्य नहीं है, मनुष्य उसे देख नहीं सकता है, इसलिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल कार्य है। यद्यपि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो जियोलॉजी के अंतर्गत आता है, भूगोल के अंतर्गत वैसे नहीं आता, फिर भी भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि भूगोल का जो मुख्य विषय है वो पृथ्वी की सतह की रूपरेखा का अध्ययन करना है, और वो सतह की रूपरेखा, उसका स्वभाव है, वो जो भूगर्भ है, जियोलॉजी है, उसके अनुसार ही निश्चित होता है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हम भूगोल में प्राप्त करते हैं। अब तक जो लगभग सभी भूगर्भवेत्ता थे वो इस बात पर एक मत थे कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो प्राचीनतम चट्टानों से बने गोंडवाना लैंड का एक भाग है और स्थिर भूखंड है, और उसमें संतुलन पूर्णतया स्थापित हो चुका है। तो संतुलन स्थापित होने के कारण इसमें भूगर्भिक हलचल नहीं होनी चाहिए, परंतु जब प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर महाराष्ट्र का कोयना नामक नगर है, वहाँ पर 11 दिसंबर 1967 ईस्वी में, और महाराष्ट्र के ही लातूर में 1993 में जो भयंकर भूकंप आए थे, उन्होंने पूरे पश्चिमी पठार को कंपकपा दिया था। तो इस बात में संदेह पैदा हो गया था कि जो पठारी भाग है वो एक दृढ़ भूखंड है। इसका मतलब है ये सब चीज़ें यहाँ बताने का मतलब ये है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उसकी आंतरिक संरचना है, उसके विषय में सही जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं की जा चुकी है, क्योंकि कुछ जानकारी प्राप्त होती है उससे आगे अनुमान लगाते हैं, फिर ऐसी घटना घटित होती है जो उस पीछे वाली जो अनुमान लगाया गया है और पीछे वाली जानकारी है उसमें और अधिक जानकारी की आवश्यकता को अनुभव करा देती है। तो जो सिस्मोलॉजी है, भूकंप विज्ञान है, उससे कुछ जो विश्वसनीय जानकारी अवश्य मिलती है, लेकिन संपूर्ण जानकारी अभी तक पृथ्वी के आंतरिक भाग की नहीं मिल पाई है। अब पृथ्वी का आंतरिक भाग जो कि हम देख तो सकते हैं नहीं, पर फिर भी उसके बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं और प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत हैं वो क्या है, उन स्रोतों को हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इन सूचना स्रोतों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अप्राकृतिक या कृत्रिम स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्स, दूसरा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनसे प्राप्त साक्ष्य, और तीसरा है प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत लेते हैं हम, जिसमें घनत्व, दबाव और तापमान को लिया जा सकता है। सबसे पहले हम घनत्व के बारे में अध्ययन करते हैं कि घनत्व किस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी देता है। जो पृथ्वी की चट्टानों का घनत्व है और दबाव, वो सब भीतर की ओर बढ़ता हुआ तापमान, उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो परतदार चट्टानों का बना हुआ है, जिसकी औसत मोटाई है वो आधे मील के लगभग है, कहीं कहीं पर ये मोटाई 2-3 मील भी है। तो इस जो परतदार सतह है पृथ्वी की, इसके नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, उसकी दूसरी परत है। इस चट्टानी परत का घनत्व कहीं पर 3 है तो कहीं पर 3.5 है, परंतु समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 के बराबर है। तो इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का औसत घनत्व है वो पृथ्वी के जो औसत घनत्व 5.5 आता है उससे अधिक होगा, क्योंकि जो ऊपरी भाग है उसका कम है और औसत ज़्यादा आ रहा है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि नीचे जैसे जैसे जाएंगे पृथ्वी के
अंदर गहराई में वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाएगा। तो साधारण तौर पर पृथ्वी के जो अंतरतम भाग है, अंतिम केंद्रीय भाग है, वहाँ का घनत्व 11 माना जाता है, जो जल से 7 या 8 गुना भारी है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, उसके आधार पर केवेंडिश एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1798 में पृथ्वी के औसत घनत्व के मापन का प्रयास किया था। उनके अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व जल की तुलना में 5.48 गुना है। इसी तरह अन्य और प्रयास किए गए थे, जिसके अंतर्गत जो 1950 के बाद सैटेलाइट के आधार पर औसत घनत्व के परिकलन का जो सिलसिला प्रारंभ हो गया था, तो इन सब के अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व 5.57 ग्राम प्रति क्यूब सेंटीमीटर है, और जो कि धरातल का घनत्व है 2.6 से 3.3 और केंद्र का घनत्व आता है 11। तो इस प्रकार ये प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व है वो सर्वाधिक है। फिर अगला दबाव कैसे जानकारी देता है कि जब हम सोचते हैं कि पृथ्वी के अंदर घनत्व बढ़ता जा रहा है, तो फिर प्रश्न उठता है कि ये अंदर घनत्व इतना अधिक क्यों संभव है, किस प्रकार संभव है। तो शुरू में तो माना गया था कि ऊपर से जो अंदर की ओर कोर की तरफ जाते हैं तो चट्टानों का भार और दबाव बढ़ता जाता है। तो भार और दबाव बढ़ने के कारण पृथ्वी का जो कोर है उसका अधिक घनत्व बढ़ता जाता है, क्योंकि बढ़ते दबाव के साथ चट्टानों का घनत्व बढ़ जाता है। तो इस तरह ये प्रमाणित हुआ कि पृथ्वी के अंतरतम, पृथ्वी का जो कोर है उसका अत्यधिक घनत्व वहाँ पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है। परंतु जो आधुनिक प्रयोग किए उनके द्वारा प्रमाणित कर दिया गया कि प्रत्येक सेल में, प्रत्येक चट्टान में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता, उसका दबाव चाहे कितना भी कर दिया जाए उसका घनत्व नहीं बढ़ सकता। इस आधार पर यह कहा गया कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है। तो फिर वह स्वयं धातु का बना है, जिससे पदार्थ स्वयं अधिक घनत्व और भारी वाले हैं। मतलब फिर सोचा गया कि वो धातु का बना होगा तो वो मतलब जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानें हैं वो अलग चट्टानें होंगी जो उसकी सतह पर नहीं है, तो भारी और अधिक घनत्व वाली चट्टानों का बना होगा। फिर अनेक प्रयोग किए गए, अनेक परीक्षण किए गए, उनके आधार पर ये निष्कर्ष निकाल लिया गया, ये जानकारी प्राप्त हो गई कि पृथ्वी का कोर है वो निकल और लोहे के मिश्रण का बना है। तो ये तथ्य जो पृथ्वी का चुंबकीय गुण है उसको भी प्रमाणित करता है, क्योंकि लोहा और निकल है वो दोनों चुंबकीय पदार्थ हैं। तो इस जो धातु निर्मित कोर है उसके चारों ओर चट्टानों की एक दूसरी परत है, जिसका कम से कम ऊपरी भाग रवेदार चट्टानों का अवश्य बना है। फिर अगला जो अप्राकृतिक स्रोत है वो तापमान है। तापमान हमें पृथ्वी के बारे में क्या जानकारी देता है कि सामान्य रूप से हम जानते हैं कि पृथ्वी की बाह्य सतह के नीचे की ओर गहराई में जाएं तो औसत रूप से तापमान प्रति 100 मीटर पर 2 डिग्री या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है। परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाएं तो तापमान की वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक जो परीक्षण है उनके आधार पर महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान की वृद्धि दर का परिकलन भूताप ग्राफ, जो जियोथर्मल ग्राफ्स होते हैं, उनके आधार पर इसका गणना की गई है, इसका परिकलन किया गया है। इस विधि से प्राप्त जो विवरण है उनके आधार पर जो जर्नलाइजेशन किया गया वो ये था कि जो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है वहाँ पर सतह से 43 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि जो विवर्तनिक रूप से स्थिर है जहाँ पर हलचल कम होती है उन प्रदेशों में 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इस विवरण से महाद्वीपीय क्रस्ट के व्यवहार के विषय में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो 40 किलोमीटर की गहराई पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो क्रस्ट और मेंटल की सेलों, खासकर बेसाल्ट और
पेरिडोटाइट है उसके प्रारंभिक गलनांक के करीब है। इस तरह क्रस्ट के गर्म क्षेत्र में विवर्तनिक घटना और ज्वालामुखी क्रिया और गलनांक के करीब तापमान में गहरा संबंध स्थापित हुआ और अपेक्षाकृत कम तापमान क्षेत्र जो विवर्तनिक रूप से स्थिर क्षेत्र हैं उनसे संबंधित है। जो महासागरीय क्रस्ट है उसमें उमड़ते मैग्मा के उच्च तापमान के शीतलन से तापमान प्रभावित होता है। महासागरों में जल की तली में उसके नीचे क्रस्ट के ऊपरी भाग अर्थात मैग्मा के जो मैग्मा पट्टी है, मैग्मा स्लेब है, उसके ऊपरी भाग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अनुमान लगाया जाता है, जबकि मैग्मा पट्टी है उसके निचले भाग में जिसका संपर्क नीचे उसके नीचे स्थित जो दुर्बलता मंडल है उससे होता है, तो उसके निचले भाग में तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि वहाँ के उपस्थित जो चट्टानें हैं उनके गलनांक के करीब है। यदि गहराई के साथ तापमान की सामान्य वृद्धि दर का आकलन करें तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। परंतु अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है वो पिघल जाएगा, परंतु हम जानते हैं कि पृथ्वी अंदर से पिघली हुई नहीं है। फिर ऐसा क्यों है? तो इससे एक बात सामने आई कि जो अधिकांश रेडियो सक्रिय तत्व हैं वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में ही केंद्रित हैं और उनके द्वारा अत्यधिक ऊष्मा जनित होती है। तो इस वजह से जो ऊपरी पृथ्वी की ऊपरी सतह है, ऊपरी भाग है, वहाँ पर तापमान है उसकी वृद्धि दर अधिक होती है और गहराई में जाने पर तापमान की वृद्धि दर घटती जाती है। तो ये था तापमान और पृथ्वी के तापमान की जो स्थिति है उसके विषय में अन्य कुछ निष्कर्ष हम कुछ तथ्य देख सकते हैं, जैसे कि जो दुर्बलता मंडल है उसमें आंशिक रूप से द्रवित या गलित पदार्थ है। 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो वहाँ उपस्थित चट्टानों के गलनांक के करीब है। 400 किलोमीटर की गहराई पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड और 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्राप्त किया गया है, उसका आकलन किया गया, अनुमान लगाया गया है। जो बाह्य अंतरतम की सीमा है अर्थात जो कोर है उसकी बाहरी सीमा है, वहाँ पर अर्थात 5100 डिग्री के जो 5100 किलोमीटर है पृथ्वी की सतह से 5100 किलोमीटर गहरी जो परत है, गहरा भाग है, वहाँ पर तापमान 4300 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये कुछ तथ्य थे जो कि अनुमानित आकलित किए गए हैं। फिर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाला अगला स्रोत है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति की समस्या है उसके निदान के लिए बहुत सारे विद्वानों ने उसका मूल रूप ठोस, गैसीय या फिर तरल ये माना है। जो ग्रहाणु परिकल्पना है उसके अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणुओं के समूहन के कारण माना गया है। तो इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम ठोस अवस्था में होना चाहिए। एक अन्य परिकल्पना ज्वारीय परिकल्पना है, उसके अनुसार पृथ्वी का निर्माण है वो सूर्य से निकले हुए ज्वारीय पदार्थ से हुआ, तो पृथ्वी का जो अंतरतम है कोर है वो तरल अवस्था में होना चाहिए। लाप्लास महोदय ने जो निहारिका परिकल्पना, वायव्य निहारिका परिकल्पना दी थी, उनके अनुसार पृथ्वी का कोर है वो तरल है। यदि ये तथ्य मान लिए जाए तो अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं, क्योंकि निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से हुई, तो इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम मतलब गैसीय अवस्था में होना चाहिए, जबकि लाप्लास है अंतरतम को तरल मानते हैं। तो इस तरह से ये जो सिद्धांत हैं इनमें आपस में एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट होता है। तो फिर क्या होता है कि अंत में दो संभावनाएं बनती हैं कि या तो जो कोर है वो ठोस है या तरल है। तो फिर इसके लिए इसका निराकरण फिर आगे किया जाएगा। आगे के जो अन्य कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना बताई गई है, उनमें हम देखेंगे कि किस तरह से पृथ्वी के अंदर का भाग है वो ठोस है, द्रव है या गैस है। फिर हम देखते हैं प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में है, पहला लेते हैं ज्वालामुखी क्रिया।
तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक और ऊपरी भाग है वहाँ से गर्म और तरल मैग्मा और लावा है वो विस्फोटित होता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने माना कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत है जो कि सदैव तरल रहती है, क्योंकि लावा और मैग्मा है वो तरल अवस्था में बाहर आते हैं। तो माना कि एक ऐसी परत है जहाँ पर तरल पदार्थ भरा हुआ है, और इसी परत को मैग्मा भंडार या मैग्मा चैम्बर बताया गया है, जहाँ से जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उस समय तरल और तप्त मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है। तो इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवश्य होना चाहिए, परंतु पहले हम जैसे अभी देख चुके हैं कि पृथ्वी की जो अंदर है आंतरिक भाग है वहाँ पर अत्यधिक दबाव है, वो चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा क्योंकि दबाव बहुत अधिक होता है। तो आंतरिक भाग इस आधार पर तो ठोस होगा, तरल नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि पड़े तो चट्टान का दबाव कम हो जाए। दबाव कम होने से जो चट्टानें हैं वहाँ उन चट्टानों का गलनांक कम हो जाता है और वहाँ पर अधिक तापमान के कारण चट्टानें पिघल जाती हैं जस्ट उसी टाइम जब ज्वालामुखी विस्फोटित होता है और ज्वालामुखी के लावा के रूप में वो बाहर आती है। तो इस तरह ज्वालामुखी के उद्गार से पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के में कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं, लेकिन कोई निश्चित तथ्य हम नहीं निकाल पाते हैं। जो अगला प्राकृतिक स्रोत है वो है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान क्या होता है कि वह ऐसा विज्ञान है जिसमें जो भूकंपीय लहरें होती हैं उनको जो एक यंत्र होता है भूकंपीय लहरों को, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने का सीस्मोग्राफ, उस यंत्र के द्वारा उनको रिकॉर्ड करके और फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है। तो उन लहरों का अध्ययन किया जाता है, उसको भूकंप विज्ञान कहते हैं, और फिर उसके आधार पर बहुत सारी अन्य जानकारियाँ अनुमानित की जाती हैं। तो भूकंप विज्ञान एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है वर्तमान समय में जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के बारे में मतलब बहुत विश्वसनीय और बहुत पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है। ये जो भूकंप विज्ञान के बारे में हम एक अलग से वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे, परंतु जो ये भूकंप विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो लहरें हैं भूकंपीय, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, उन तरंगों की गति विभिन्न माध्यमों से उनके जो गुजरने की गति है वो गति में कमी, अधिकता या फिर पृथ्वी की जो सतह है वहाँ पर प्रकट होने का समय, इन सब को उस सीस्मोग्राफ से रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद में पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये थे पृथ्वी की आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत, जो कि अधिकतर अप्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष स्रोत बहुत कम है। थैंक यू।